अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स की। द ट्रांजिशन मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर वेरी मच हार्डर एंड लो वोलेटिलिटी। इससे हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता पड़ी है, जिसमें जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को छोड़ देना है कि बाकी सभी मेटल्स बहुत हार्ड हैं और ये आसानी से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए लो वोलेटाइल नेचर के भी हैं। और इस पैराग्राफ में हम यही डिस्कस करना चाहते हैं कि वो कौन सी वजह है जो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को तो सॉफ्ट मेटल बना रही है मगर बाकी एलिमेंट्स को हार्ड कर रही है और साथ में उसका वोलेटाइल नेचर भी कम कर रही है। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। फिगर 8.1 यहाँ पास में एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आप कंपेयर करें 3D सीरीज जो टाइटेनियम से शुरू हो रही है, 4D सीरीज जो जिरकोनियम से शुरू हो रही है और उसके बाद 5D सीरीज जो हाफनियम से शुरू हो रही है। अगर आप ग्राफ में देखें तो टाइटेनियम के कंपेयर में जिरकोनियम वाली सीरीज़ का और जिरकोनियम कंपेयर में हाफनियम वाली सीरीज़ का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। दिस मेटल इज दिस high melting point of these metal are attributed to the involvement of greater number of electron from n-1d in addition to the ns electron in the interatomic metallic bonding। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बाकी अगर अपन मेन ग्रुप एलिमेंट्स को देखें जो कि SO_P ब्लॉक कहलाते हैं, उससे इनको कंपेयर करें तो इनमें ना सिर्फ S के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं जबकि इनके पास D में भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से होता ये है कि जब एक मेटल का पीस दूसरे मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसको S के साथ में D के इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग भी बढ़ जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि दोनों मेटल पीसेस एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मेन ग्रुप एलिमेंट से ज़्यादा हो जाता है। और हम समझते हैं कि अगर बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होने से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और रिलेटिवली वो हार्ड हो जाएगा। तो वजह है इन D ऑर्बिटल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर D में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो अगर हम क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम के पास तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जहाँ D में उसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वहीं S में भी उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक क्रोमियम का एटम जब दूसरे क्रोमियम के एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा तो कुल मिला के 5 और 1 6, वो 6 बॉन्ड बना पाएगा। और क्योंकि इनके बीच में 6 बॉन्ड है तो रिलेटिवली अट्रैक्शन बढ़ने से ये हार्ड भी हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। यही बात आगे के पैराग्राफ में कही गई है। इन एनी रो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल राइजेस टू अप टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D5। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो है मैंगनीज और टेक्नीटियम, जिनमें अगर हम वजह कह रहे हैं कि D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पास वाले मेटल के साथ एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेते हैं जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो अगर क्रोमियम की जगह मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज के पास भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह तो उससे भी 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। चलो कंपेयर करें तो क्रोमियम के कंपेयर में मैंगनीज के 5 बॉन्ड कम होंगे, मगर कम तो होंगे फिर भी 5 बॉन्ड कम नहीं होते, तो रिलेटिवली ये भी हार्ड और टफ होना चाहिए था। पर मैंगनीज और उसके नीचे प्रेजेंट एलिमेंट टेक्नीटियम, इन दो में एनॉमली पाई जाती है कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। आप देख सकते हैं टेक्नीटियम और मैंगनीज के केस में ये जो ग्राफ है वो नीचे की ओर जा रहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इसकी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है जो इन्हें काफ़ी दूर कर देती है और दूर होने के कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं कर पाते। दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब इसका जिक्र इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में भी किया गया है कि जब भी कोई एलिमेंट रिएक्शन करता है तो पहले उस मेटल को अपने सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाना पड़ता है, जिसके लिए उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। और अगर उसके बीच में सॉलिड स्टेट में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। द मैक्सिमम at about the middle of each series indicate that only one unpaired electron per d orbital is particularly favorable for strong interatomic attraction। अगर आपका ग्राफ बढ़ता जाता है और बीच में जाके बढ़ जाता है, जैसे क्रोमियम की हमने बात की थी, एक एक्सेप्शन था मैंगनीज, वो हम देख चुके हैं क्या वजह थी। तो इसकी वजह यह है कि D में प्रेजेंट हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना देता है पास वाले मेटल के साथ, जिससे बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। इन जनरल greater the number of valence electrons stronger is the resultant bonding। इसलिए जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा।
Since the enthalpy of atomization is an important factor in determining the standard electron potential of a metal with high enthalpy of atomization tends to be noble in their reaction. अगर अभी हमने जिक्र किया था इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जब हमने बात की थी उस वक्त की ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम पर कि जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो हमारे लिए उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखा रहा है, क्योंकि बेसिकली ये सारे हैं तो मेटल जिन्हें इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्ड बनाना है किसी नॉन मेटल के साथ में। मगर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होने का ये मतलब है कि अगर किसी भी मेटल एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो उसे तोड़ने में, उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में एंथैल्पी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, जिसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और अगर वो एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब वो आसानी से सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा, और अगर वो गैसियस स्टेट में जब तक कन्वर्ट नहीं हो तब वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, तो ओवरऑल प्रोसीजर डिले हो गई। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होने से सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, फिर गैसियस स्टेट में आके इलेक्ट्रॉन लूज करना, जिसकी वजह से सारी चीज़ें उसके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को इफेक्ट करेंगी, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में कम हो जाएगा, जो बता रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी कम हो गई है, और रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप याद करें ये बात पहले भी की जा चुकी है कि आरपी जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। Another generalization that may be drawn from figure 8.2, नीचे ग्राफ दिया गया है, that the metal of second and third series have greater enthalpy of atomization than corresponding element of first series। इसमें 3 ग्राफ बनाए गए हैं और हर ग्राफ में मेल्टिंग पॉइंट की तरह दिखाया गया है कि नीचे जाने पर 3D से 4D, 4D से 5D हम ये पाते हैं कि मेटल बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रही है, इसलिए हमें हैवी मेटल के केस में उन्हें सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने में ज़्यादा एनर्जी दे रही है, जिसके कारण उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज़्यादा हो रही है। This is an important factor in accounting for the occurrence of much more frequent metal-metal bonding in compound of heavy transition metal। heavy transition metal 4D और 5D सीरीज में metal-metal bond ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया ऑफ ट्रांजिशन मेटल। हम हमेशा चाहे मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ें और ट्रांजिशन एलिमेंट, हम ये पढ़ते हैं कि जो सीरीज होती है उस सीरीज में हम फर्स्ट टू सेकंड एलिमेंट जाते हैं। वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, चाहे हम मेन ग्रुप एलिमेंट की बात करें चाहे ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, हम ये डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी भी सीरीज में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। इन जनरल जो बात मेन ग्रुप एलिमेंट पे अप्लाई होती है वही बात यहाँ अप्लाई होती है, जिसमें कहा जाता है कि जैसे हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो अगर इसकी बात करें एटॉमिक नंबर 21 है इसका, तो इसके पास 21 प्रोटॉन अवेलेबल है। उसी तरह यदि मैं इसके बगल में बात करूँ टाइटेनियम, इसके बाद 22 प्रोटॉन अवेलेबल है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियस से प्रेजेंट जो प्रोटॉन है वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण वो आउटर मोस्ट शेल को अंदर की ओर पुल करेंगे, और आउटर मोस्ट शेल को अंदर की ओर पुल करने से लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो है वो छोटी होती जाएगी। इन जनरल आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन द गिवन सीरीज शो प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द रेडियस विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये कहा गया है कि जब आप इसे अगर कंपाउंड स्टेट में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इन पे चार्जेस हैं, अगर मैं सब पे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, सब में +2 है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो साइज पे इफेक्ट नहीं डाल पाएगी, क्योंकि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सब ने इक्वल नंबर के इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब डिपेंड करेगा किसके न्यूक्लियस में कितने ज़्यादा प्रोटॉन है। स्कैंडियम से जिंक में जाने पे न्यूक्लियस से प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, उनकी आउटर मोस्ट शेल को खींचकर साइज छोटी करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, इसलिए प्रोग्रेसिवली स्कैंडियम से जिंक तक साइज जो है वो छोटी होती जाएगी। दिस इज बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन द ऑर्बिटल ईच टाइम द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय यूनिटी। इसे हम कंपेयर कर लेते हैं। जब हम स्कैंडियम से टाइटेनियम में जाते हैं तो जहाँ इसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं डी में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में आ रहा है, जो कि हम जानते हैं एंटी पेनल्टीमेंट शेल में रखा हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ता है, 1 से कितना हुआ, स्कैंडियम से टाइटेनियम में गए तो 2, पर यहाँ पे प्रोटॉन के नंबर 21 जो थे वो 21 से कितने हो गए 22। तो ऑब्वियसली अगर प्रोटॉन के नंबर बड़े हैं, पहले 21 थे, 21 से 22 हो गए, तो इस डी को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिससे साइज जो है वो छोटी हो जाएगी। इट मे बी रिकॉल दैट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज नॉट दैट इफेक्टिव। एक चीज़ और है, वो है कि जब डी में इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं तो ये पुल तो आउटरमोस्ट शेल को कर रहा है जिसमें रखे हुए हैं एस के इलेक्ट्रॉन, और हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो डी है जो इन दोनों के बीच में स्क्रीन का काम कर रहा है, वो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम करेगा, और अट्रैक्शन कम करने के कारण जितनी साइज से वो अट्रैक्ट होना चाहिए था
वो नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली स्क्रीनिंग इफेक्ट काम तो करता है, मगर डी की बड़ी साइज इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फैलने का मौका देती है, जिसकी वजह से जितनी अच्छी स्क्रीन का उसे काम करना चाहिए था उतनी अच्छी स्क्रीन का काम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल लूँ तो मैं मानूंगी अगर डी की जगह यहाँ एस होता तो ये मान सकते थे दोनों के बीच में कार्डबोर्ड रखा हुआ है, पर यदि यहाँ डी आ चुका है तो हम ये कह सकते हैं कि बीच में सिर्फ पर्दा है। तो हम जानते हैं कि कार्डबोर्ड की स्क्रीनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जबकि एक पर्दे की स्क्रीनिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो यह स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों के बीच में काम तो कर रहा है, मगर ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। As the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost electron increases and the ionic radius decreases. The same trend is observed in the atomic radii of given series. सभी सीरीज में ये देखने के लिए मिलेगा। However, the variation within a series is quite small. जितना वेरिएशन होना चाहिए था, साइज जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी कम नहीं हो रही। वजह है स्क्रीनिंग इफेक्ट। पुअर है, कम काम कर रहा है, पर काम तो कम कर रहा है और काम कर रहा है मतलब दोनों बहुत तो अट्रैक्शन कम कर रहा है इनके बीच में। और अगर ये नहीं होता तो प्रॉपर अट्रैक्शन होता, इसके होने से थोड़ा अट्रैक्शन कम हो गया। An interesting point emerge when the atomic size of one series are compared with the those of another series. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट तब आता है जब एक सीरीज की साइज दूसरे सीरीज से कंपेयर की जाती है। लाइक स्कैंडियम की बात करें, उसके नीचे टाइटेनियम आया, फिर इट्रियम आया। इंटरेस्टिंग पॉइंट तब होता है जब हम एक सीरीज जो होती है उसकी साइज हम दूसरी सीरीज के साथ कंपेयर करते हैं। लाइक स्कैंडियम आया जो कि 3D सीरीज का है, फिर इट्रियम आया जो 4D सीरीज का है, लैंथेनाइड आया जो 5D सीरीज का है। इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे शेल के नंबर बढ़ते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें 4th पीरियड का, मतलब इसके 4 शेल हैं, इसके पास 5 शेल है, इसके पास 6 शेल है, तो एक्स्ट्रा एडिशनल शेल जो है साइज बढ़ाएगी। मगर यदि मैं नेक्स्ट पीरियड पे जाऊँ, जैसे टाइटेनियम पे जाऊँ, यहाँ जिरकोनियम पे जाऊँ और यहाँ हाफनियम पे जाऊँ, तो मैं ये पाऊँगी कि नीचे जाने पे टाइटेनियम से जिरकोनियम तो साइज़ बढ़ती है, पर जिरकोनियम और हाफनियम के साइज़ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर इसके पीछे का ग्राफ हम देखें तो हमें देख सकते हैं कि सबसे नीचे स्कैंडियम है सीरीज़ है, उसके ऊपर जो इट्रियम वाली सीरीज़ है उसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई है और गैप पर ज़्यादा है दोनों के बीच में। पर यदि हम इट्रियम की साइज़ को लैंथेनम के साथ कंपेयर करें तो इनमें गैप बहुत कम है, जो बता रहा है इनकी साइज़ ऑलमोस्ट है, और इसकी वजह है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हम ये सब जानते हैं कि इन दोनों के बीच में एक्चुअली 14 एलिमेंट्स और हैं, जो कि सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। इन सेरियम से ल्यूटेटियम तक इलेक्ट्रॉन डी में न जाकर एफ में जाता है, और ये एफ रखा होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल में। जैसे सेरियम की हम सिचुएशन देखें तो ये सेरियम का न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए इसकी वैलेंस शेल है, ये इसकी पेनल्टीमेट शेल है और ये इसकी एंटी पेनल्टीमेट शेल है, तो एफ यहाँ रखा हुआ है। तो जैसे जैसे यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने पर सेरियम से गए आप अगले एलिमेंट पे, तो डेफिनेटली क्या हुआ, प्रोटॉन बढ़ गए, और ये प्रोटॉन एफ को कहाँ पुल कर लेंगे, अंदर की ओर, जिससे साइज़ जो है वो प्रोग्रेसिवली छोटी होती चली जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर सेरियम से ल्यूटेटियम साइज़ छोटी हुई तो सेरियम जहाँ सबसे बड़ा एलिमेंट है, ल्यूटेटियम सबसे छोटा एलिमेंट है, उसके बाद रखा है हाफनियम, ऑब्वियसली उसके बाद है तो वो और छोटा एलिमेंट होगा। तो जहाँ इस पर एक फैक्टर काम कर रहा है कि इसके पास एक्स्ट्रा शेल है जिसने साइज़ बढ़ाई, वहाँ एक काम कर रहा है कि ल्यूटेटियम के बाद आने के कारण जो लैंथेनाइड पहले रखे थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जिसने हाफनियम की साइज़ भी कम कर दी। तो दो अपोजिट फैक्टर काम करते हैं जो कुल मिला के इन दोनों की साइज़ को बराबर कर देते हैं। The curve within those of corresponding element in the other series, the curve shows that increase from 3D to 4D series, but thus radii of 5D series are virtually same as those of corresponding member of second series. Almost same size है यहाँ पे इन दोनों में. This is phenomenon associated with the intervention of the 4f orbital. नए इलेक्ट्रॉन का 4f में जाना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो 5D के पहले अब भरना शुरू हो जाता है क्योंकि अब एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से the filling of 4f before 5D result in the regular decrease in the size. Lengthenite जो है 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट कर रहा है f रिलेटिवली पास में, जिससे साइज छोटी होती जा रही है, जिसे कहते हैं एटॉमिक रेडिया. डिक्रीज इन एटॉमिक रेडिया इज कॉल्ड lengthenite contraction, which is essentially compensated for expected increase in atomic radius. जो सोच रहे थे
कि इसके पास एक्स्ट्रा शेल है तो साइज़ बढ़नी चाहिए, पर इस एक्स्ट्रा शेल के इंक्रीमेंट को उसने कम करके कंपनसेट कर दिया, इक्वल कर दिया ऑलमोस्ट. The net result of the lengthened contraction is that the second and third exhibit almost similar radii. देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है जिरकोनियम की जो 160 होती है इसकी है 159 पिकोमीटर, ज़्यादा फर्क नहीं है. And we have similar physical and chemical properties much more than expected on the basis of usual family relationship. हमने देखा था, सोचते हैं कि एक ही फैमिली के मेंबर है, एक ही ग्रुप के मेंबर्स होते हैं तो ऑब्वियसली सिमिलर साइजेस तो होनी चाहिए, फिर भी सिमिलर प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए. फिर भी हम देखते हैं जब मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ते हैं तो नीचे जाने में प्रॉपर्टीज में थोड़ा वेरिएशन आता है साइज बढ़ने के साथ, पर यहाँ साइज ही सेम हो गई, जिससे जितनी एक्सपेक्टेशन एक नॉर्मल ग्रुप फैमिली से होती है उससे कहीं ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाता है. The factor responsible for the lengthened contraction is somewhat similar to that observed in ordinary transition series and attributed to the similar cause, the imperfect shielding of the one electron by another in the same set of orbital. और जो वजह हमने यहाँ पढ़ी थी कि जो D है हम सोच रहे थे स्क्रीनिंग कॉज कर रहा है तो ये S और न्यूक्लियस के बीच में आ जाना चाहिए जिससे अट्रैक्शन कम होना चाहिए, मगर ऐसे ही कुछ हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि F बैलेंस शेल हो इसके बीच में तो स्क्रीन का काम करना चाहिए था, मगर इसका भी स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता. इनफैक्ट F की साइज़ और बड़ी हो गई. तो अगर मैंने आपको कहा था ऐसे कार्डबोर्ड समझ लो जो बीच में रखा है, ये एक पर्दा रखो तो मैं कह सकती हूँ ये एक नेट की तरह काम कर रहा है जिसकी स्क्रीन करने की एफिशिएंसी और भी ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस रिलेटिवली थोड़ा आसानी से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है क्योंकि इसके बीच में जो रखा है वो अच्छी स्क्रीनिंग कॉज नहीं कर रहा है. However, the shielding of one 4f electron by another is less than that of 1d electron by another. As the nuclear charge increases along the series, there is a fair regular decrease in the size. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा लेफ्ट टू राइट जाने में प्रोटॉन बढ़ेंगे, साइज भी छोटी होती जाएगी. The decrease in the metallic radius coupled with the increase in atomic mass, regular in general increase with the density of element. ये डेंसिटी पे इफेक्ट डालता है क्योंकि साइज छोटी होती जा रही है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, मास बढ़ रहा है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर साइज छोटी हो रही है पर मास बढ़ता जा रहा है तो साइज के छोटा होना वॉल्यूम कम करेगा, मास बढ़ा रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये मेटल्स हैं और इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज कंपनीज द फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है साथ में डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है क्योंकि ये डी जो है रिलेटिवली न्यूक्लियस के पास में इनमें अट्रैक्शन हाई होगा जिससे डी से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं होगा. लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जा रही है. However, many small variation occur. Table 8.2 gives the values for first 3 ionization enthalpy of first row element. क्या वेरिएशन, कैसा वेरिएशन आता है इसे इसके पहले एक टेबल है 8.2 की जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो लिखी हुई है. These values show that the successive enthalpy of these elements do not increase as quickly as in the main group element. ये बता रहा है कि ऑब्वियस सी है लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियस से प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो आपको इनके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ी, पर जो बिहेवियर, जो डिफरेंस आपको मेन ग्रुप एलिमेंट में देखने के लिए मिलता है जब आप पी ब्लॉक पढ़ते हो, एस ब्लॉक पढ़ते हो, वो वेरिएशन उतना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है. These values shows that they do not change as steeply in the main group element, although the first ionization enthalpy in general increase with the magnitude of the increase in the second and third ionization enthalpy for the successive element in general much higher. बढ़ रही है ये, और सेकेंड और थर्ड उससे भी कहीं ज़्यादा, जितनी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग रही है सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में उससे भी कहीं ज़्यादा एनर्जी लग रही है. The irregular trend in the first ionization enthalpy of the 3D metal, though little chemical significance, can be accounted for by considering that the removal of one electron alters the relative energies of 4s and 3d orbital. So the unipositive ion have Bn configuration with no s electron. इसको पढ़ने से पहले एक बार मैं इसको समझा देते हैं कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, जैसे मैं स्कैंडियम की बात करती हूँ, स्कैंडियम में डी में एक इलेक्ट्रॉन है, फिलहाल हम सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं और वो पहला इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है वो 4s से रिमूव हो रहा है. जैसे हम जानते हैं 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है n+l रूल के अकॉर्डिंग और 4s की एनर्जी कम होती है. जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकालते हैं
इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, पर हम जानते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट 21 प्रोटॉन तो वैसे के वैसे ही हैं। इसकी वजह से अब 21 प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसे 20 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि इसकी अट्रैक्शन पावर जो होगी वो बढ़ चुकी होगी, जिससे 3D इसकी एनर्जी अभी तक ज़्यादा थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होते ही 3D और 4s की एनर्जी में जो डिफरेंस ज़्यादा था कि 4s की एनर्जी पहले कम थी, 3D की क्या थी ज़्यादा, उसमें कुछ चेंजेस आया और 3D की एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई। 3D की एनर्जी कम होने से होता यह है कि ये जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो अंदर शिफ्ट हो सकता है, और इस तरह की शिफ्टिंग अलाउ होती है क्योंकि इस तरह की शिफ्टिंग में एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। इसका ये मतलब कि थोड़ा एक तरफ उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, जो हम लॉस साइड में देखते हैं कि एटम को एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी, उसी वक्त इसने थोड़ी सी एनर्जी गेन की क्योंकि इसने कुछ एनर्जी रिलीज कर दी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर मैं कहती हूँ कि इसे इस पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 200 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर, जस्ट एग्जांपल दे रहे, 200 किलो जूल एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ी, तो आंसर 200 नहीं है एक्चुअली। इसलिए नहीं है कि 200 उसने एब्जॉर्ब की, क्योंकि उसी वक्त जो एक इलेक्ट्रॉन बचा उसने उसे अंदर एक्सचेंज कर दिया, अंदर एक्सचेंज करते ही एनर्जी रिलीज हुई। मान लिया 50 एनर्जी रिलीज हुई, तो 200 एब्जॉर्ब की, 50 रिलीज की, मतलब बची कितनी, 150। ओवरऑल जहाँ वो 200 एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसे सिर्फ 150 एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ रही है। तो क्योंकि ये एक इफेक्ट कॉज होता है ट्रांजिशन एलिमेंट में, द ट्रांसफर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन टू डी इलेक्ट्रॉन, जो एक तरह से मदद करा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज करके, तो जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं, जो आंसर हम उम्मीद कर रहे होते हैं, उससे आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि ये कहा गया एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते ही इसका कॉन्फिगरेशन एस का तो 0 हो जाता है और इसका होता है डी एन। डी एन इसलिए लिखा क्योंकि एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, स्कैंडियम में यहाँ पर ये 2 है, टाइटेनियम में 3 हो जाएगा। सो द यूनिक पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद हैव डी एन कॉन्फिगरेशन विथ नो एस 4s इलेक्ट्रॉन, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता। There is thus a reorganization energy accompanying ionization with some gain in exchange energy as the number of electron increase and from transfer of s electron into d orbital। मतलब एनर्जी में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ एब्जॉर्ब हुई, कुछ रिलीज हुई, जैसे रेगुलर ट्रेंड में जो एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल पाई, क्योंकि हमने वो एक्सचेंज के बिना कैलकुलेशन एक्सपेक्ट किए थे, पर एक्सचेंज ने वो एक्सपेक्टेशन जो है वैल्यू कम कर दी। There is a generally expected increased trend in the values as the effective nuclear charge, इनकी अगेन जनरल बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे प्रोटॉन में नंबर बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे तो हम उम्मीद करें आयन एनर्जी बढ़ेगी। मगर क्रोमियम और जिंक में अगर कंपेयर करें तो चलिए क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन ये होता है, क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन ये है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, तो आप बताइए ये जो शिफ्टिंग थी वो नहीं दिखेगी, क्योंकि क्रोमियम के पास डी में 5 होते हैं और एस में 1 होते हैं, वो लूज कर चुका है, आपको इलेक्ट्रॉन ही है ट्रांसफर के लिए, मतलब इसको कोई गेन नहीं मिलने वाला एक्सचेंज एनर्जी का। और जैसा क्रोमियम के साथ हो रहा है वैसे ही जिंक के साथ भी होगा, क्योंकि इसके पास है ऑलरेडी 10 भरे हुए इलेक्ट्रॉन, अंदर कहीं जगह खाली नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो ट्रांसफ़र हो सके, तो ये ट्रांसफ़र जो है प्रोहिबिटेड हो गया, यहाँ कोई है नहीं ट्रांसफ़र करने के लिए, और वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र अलाउड नहीं क्योंकि जगह नहीं है। तो ऑब्वियसली इन्हें जो गेन मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होने का, वो नहीं मिल पाता। पर जितना हम उम्मीद कर रहे थे कि अब इनकी आयन एनर्जी ज़्यादा होगी, कुछ रिलीज तो हुआ नहीं, सिर्फ एब्जॉर्ब हुआ है, तो इनकी आयन एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है, पर क्रोमियम से कहीं ज़्यादा जिंक की होती है। वजह यह है कि जिंक में आप जब इलेक्ट्रॉन निकालते हो तब वो इलेक्ट्रॉन उस फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल से निकालते हो जो पूरा भरा हुआ है, जो स्टेबल है, जबकि यहाँ क्रोमियम से आप एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो जो अनफिल्ड है, इसलिए अनस्टेबल है। इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए क्रोमियम और जिंक की, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी का बेनिफिट नहीं है, पर क्रोमियम से कहीं ज़्यादा जिंक की, क्योंकि क्रोमियम में आसानी से निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो अकेला है, और जिंक में मुश्किल से निकल रहा है क्योंकि वो D2S2 कॉन्फिगरेशन से निकल रहा है जो कि स्टेबल है। ये द वैल्यू ऑफ जिंक इज करस्पॉन्डिंगली लो एज द आयन एनर्जी कंसिस्ट ऑफ। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की अगर हम बात करते हैं कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स के हम निकालने की अगर बात करते हैं कि तो ये फैमिली सबसे ज़्यादा जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है वो 2 दिखाती है। तो वी आर डिस्कसिंग द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एस सेक्शन।
To form M+2 ion from the gaseous atom, the sum of first and second action enthalpy is required in addition to the enthalpy of atomization of each element. अगर आप किसी भी एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, सपोज स्कैंडियम से निकालना चाहते हैं, तो स्कैंडियम सॉलिड स्टेट में तो निकालेगा नहीं। सबसे पहले हम उसे चेंज करेंगे गैसियस स्टेट में, उसमें वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फिर वो अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, उसमें वो फर्स्ट आयन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जिससे वो बनेगा यूनिक पॉजिटिव। उसके बाद में अगेन हम अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जिसमें वापस एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो बनाएगा 2 पॉजिटिव। मतलब इस ओवरऑल चेंज में 3 एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एक तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एक फर्स्ट आयन एनर्जी और एक सेकेंड आयन एंथैल्पी। The nominating term is the second ion enthalpy, which show unusually high value for chromium and copper. इन तीनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू सेकेंड की होती है। हमें याद रखना है कि जब कोई एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता है तो 3 स्टेट फॉलो करता है। पहले वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज होगा, फिर वो आयन एंथैल्पी फर्स्ट एब्जॉर्ब करके पहला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर सेकेंड एब्जॉर्ब करके थर्ड लूज करेगा। इन तीनों में सबसे एनर्जी सेकेंड आयन एंथैल्पी होगी, और वो भी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से और भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि अगर मैं कॉपर की बात करूं या मैं क्रोमियम की बात करूं, तो चलिए कॉपर से हम मान लीजिए ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तो इसके डी में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑलरेडी निकल चुका है, मतलब एक कॉपर यूनिक पॉजिटिव है। और यदि हम क्रोमियम में बात करें तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D5 है, तो वैसे ही सेकेंड आयन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। पर क्रोमियम और कॉपर के केस में तो कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो वो स्टेबल D10 और D5 कॉन्फ़िगरेशन से निकाला जाएगा। द वैल्यू ऑफ जिंक इज़ कंपैरेटिवली लो। जिंक के केस में वैल्यू कम होगी, क्योंकि अगर आप जिंक के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ये रहा D10, अगर मैं इस पर यूनिक पॉजिटिव चार्ज बना रही हूँ, मतलब इसका एक ही इलेक्ट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, तो यहाँ पे तो D10 और D5 से निकाला जा रहा था तो एनर्जी ज़्यादा लग रही थी। पर जिंक के केस में ये सेकेंड आयन एंथैल्पी एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगी, जो हम उम्मीद कर रहे थे ज़्यादा होगी। वजह यह है क्योंकि वो S1 कॉन्फ़िगरेशन से निकाला जाएगा। द ट्रेंड इन द थर्ड आयन एंथैल्पी इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बाय द कोरेस ऑर्बिटल फैक्टर। मान लिया 2 भी निकाल चुके हैं, हम तीसरे की बात कर रहे हैं, तो हम तीसरे की अगर बात कर रहे हैं, 2 निकाल चुके हैं हम और तीसरे की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली S के पास ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2, एक भी निकल चुका है, दूसरा भी निकल चुका है। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन अब आप निकालने की बात कर रहे हैं उसमें 4s इंटरवेन नहीं करेगा, उसमें कहीं उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, क्योंकि वो डेफिनेटली वो थर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ D से निकलने वाला है। It find greater difficulty in removing the electron from D5 and D10 configuration superimposed on the general electronic trend। और इसे निकालना ऑब्वियसली मुश्किल होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही जैसे हम बात कर चुके कि इलेक्ट्रॉन निकलते, प्रोटॉन तो निकलते नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, उसके रिस्पेक्टिव प्रोटॉन अभी मौजूद है, तो बच्चे हुए इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ चुका है। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल है। मगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जिनसे और ही ज़्यादा मुश्किल है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जब +2 हो चुकी है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है D10। और वैसे अगर मैं मैंगनीज़ की बात करूँ तो मैंगनीज़ का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है D5। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम कह रहे हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो चुकी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हट चुके हैं, तो यहाँ पे तो थर्ड निकालना और भी मुश्किल होगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन D10 हो चुका है और इसका कॉन्फ़िगरेशन D5 हो चुका है। The third ion enthalpy are quite high and there is a marked break between the values for manganese and iron। हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बात कर रहे हैं कि पहले कैसे वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालता है। जनरली सेकेंड की आयन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, पर जिंक जैसे एलिमेंट में कम होती है, क्योंकि जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं तब इसका कॉन्फ़िगरेशन S1 होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। पर यदि थर्ड की हम बात करें तो थर्ड में हमने कहा जिंक में ज़्यादा है, क्योंकि D10 से निकाल रहे हैं, मैंगनीज़ में ज़्यादा है। और कंपैरिजन यहाँ कराया जा रहा है मैंगनीज़ और आयरन का।
तो अगर हम मैंगनीज और आयरन का कंपैरिजन करें तो अगर मैंगनीज में बात करें कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थर्ड की बात करें, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी निकल चुके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुके हैं, मतलब डी में कॉन्फ़िगरेशन D5 है जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और 2 ऑलरेडी निकल चुके हैं, इससे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। आयरन में बात करें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाते हैं तो इसके पास अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों की थर्ड आयनिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा है यहाँ इसकी बहुत कम है। ज़्यादा इसलिए हम समझ सकते हैं क्योंकि अगर इसने ये थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो D5 कॉन्फ़िगरेशन से जाएगा जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जबकि हम आयरन में बोलें तो ये निकालना आसान है क्योंकि इसको निकालते ही कॉन्फ़िगरेशन D5 हो जाएगा जो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। ऑल्सो द हाई वैल्यू फॉर कॉपर, निकल एंड जिंक इंडिकेटेड वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन these two of two elements। जनरली जब कंपाउंड देखे जाते हैं तो मैंगनीज, कॉपर, निकल, जिंक इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +2 मिलती है। जिंक की तो +2 देखिए, कोबाल्ट और निकल की भी +2 स्टेबल होती है इंस्टेड ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी गेन नहीं हो रही होती है थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए वो आसानी से थर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते।